6 नवंबर 2025। उत्तर प्रदेश का नोएडा, सेक्टर 82। सुबह के करीब 11 बजे का वक्त। एक आम आदमी रोज की तरह सड़क से गुजर रहा था। तभी उसकी नजर पास में बह रहे एक नाले पर पड़ी। अगले ही पल उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। नाले में कुछ ऐसा तैर रहा था जिसे देखकर किसी का भी दिल बैठ जाए। एक डेड बॉडी, औंधे मुंह। घबराकर उसने तुरंत 112 पर कॉल किया। कुछ ही देर में पुलिस मौके पर पहुंची। सर्च टीम, फॉरेंसिक टीम, पूरा इलाका सील कर दिया गया। लेकिन जैसे ही पुलिस ने उस शव को नाले से बाहर निकाला, वहां मौजूद हर शख्स सन्न रह गया। वो शव किसी पुरुष का नहीं, बल्कि एक महिला का था। और हैरानी की बात यह नहीं थी, महिला के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। उस धड़ के ऊपर सिर गायब था। दोनों हाथ काटे जा चुके थे और दोनों पैर भी बेरहमी से अलग किए गए थे। यानी जो मिला वो सिर्फ एक धड़ था। पुलिस को उम्मीद थी कि शायद इसी नाले में महिला का सिर या बाकी अंग मिल जाए जिससे उसकी पहचान हो सके। लेकिन 2 से 3 घंटे की लगातार सर्चिंग के बाद भी न सिर मिला, न हाथ, न पैर। अब सवाल सिर्फ एक नहीं, कई थे। ये महिला कौन थी? उसकी इतनी खौफनाक हत्या किसने की? शव के टुकड़े कर अलग अलग क्यों किए गए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ हत्या थी या इसके पीछे कोई और भी डरावना राज छुपा था? तो चलिए, बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं आज की ये हैरान कर देने वाली कहानी। पर उसे पहले वीडियो को लाइक और द क्राइम डायरीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब ऐसे खौफनाक मामलों में पुलिस की पहली स्ट्रैटेजी होती है लास्ट 24 टू 48 आवर्स की मिसिंग रिपोर्ट्स। नोएडा पुलिस भी ठीक यही करती है। आसपास के सभी थानों को अलर्ट भेजा जाता है। पिछले 24 टू 48 आवर्स में दर्ज हुई हर एक मिसिंग कंप्लेंट को खंगाला जाता है। नाम, उम्र, हुलिया, सब कुछ मैच किया जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कहीं भी इस महिला से जुड़ी कोई रिपोर्ट मौजूद नहीं थी। इधर जो डेड बॉडी मिली थी उसका पोस्टमार्टम भी हो चुका था। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि महिला की उम्र करीब 34 से 35 साल के बीच थी। लेकिन सवाल वहीं का वहीं था। जब कोई इसे ढूंढ ही नहीं रहा तो ये महिला आखिर थी कौन? यहां आकर पुलिस के हाथ पूरी तरह खाली हो चुके थे और तभी लिया गया एक बड़ा फैसला। इस केस के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम बनाई जाती है। करीब 10 अलग अलग टीमें, एक ही मिशन, इस मिस्ट्री को क्रैक करना। पुलिस को साफ समझ आ चुका था कि हत्या यहां नहीं हुई है। इस महिला को कहीं और मारा गया और फिर उसका शव इस नाले में डंप किया गया है। अब खेल शुरू होता है सीसीटीवी फुटेज का। जिस जगह से ये डेड बॉडी मिली थी उसके आसपास लगे हर एक कैमरे की फुटेज कलेक्ट की जाती है। मॉल, सोसाइटी, सड़कें, सर्विस लेन, कुछ भी नहीं छोड़ा जाता। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस करीब 5000 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज को एनालाइज करना शुरू कर देती है। हर फ्रेम, हर मूवमेंट, हर गाड़ी। पुलिस का फोकस सिर्फ एक चीज पर था, व्हीकल्स। क्योंकि इतना बेरहमी से काटा गया शव बिना किसी वाहन के यहां तक आ ही नहीं सकता था। एक एक करके सीसीटीवी में दिख रहे सभी वाहनों को ट्रैक किया जाता है। दिन रात की मेहनत के बाद पुलिस करीब 60,000 वाहनों को एनालाइज कर चुकी थी। अब इस भीड़ में से वो वाहन छांटे जाते हैं जो उस स्पॉट के पास रुके थे या फिर जिनकी मूवमेंट कुछ ज्यादा ही सस्पिशियस लग रही थी। इस फिल्टरिंग के बाद करीब 1100 वाहनों सामने आते हैं। इन पर पुलिस खास नजर रखती है। फिर स्क्रूटनी और तेज होती है और 1100 से सीधा 36 व्हीकल्स। अब कहानी यहीं से ट्विस्ट लेती है। इन 46 वाहनों में एक नीली और सफेद रंग की बस भी शामिल थी। ये बस थी राधा स्वामी ट्रस्ट फाउंडेशन की और इसे चला रहा था एक ड्राइवर, मोनू सोलंकी। सीसीटीवी में साफ दिख रहा था कि ये बस ठीक उसी जगह आकर रुकी जहां से बाद में महिला का शव बरामद हुआ। लेकिन सबसे शॉकिंग डिटेल ये थी, उस स्पॉट पर पहुंचने से ठीक पहले बस की लाइट्स बंद कर दी गई थीं। यानी कोई जानबूझकर अंधेरे का फायदा उठाना चाहता था, कुछ छुपाना चाहता था। ये बस करीब 10 मिनट तक वहां खड़ी रही। 10 मिनट जो इस पूरे केस की डायरेक्शन बदलने वाले थे। और बस यहीं से नोएडा पुलिस का शक इस बस पर गहराने लगता है। क्योंकि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं लग रहा था, ये किसी वेल प्लान्ड क्राइम का हिस्सा लग रहा था। पुलिस जैसे जैसे इस केस की परतें खोल रही थीं, कहानी और भी ज्यादा डार्क होती जा रही थी।
बस की डिटेल्स खंगालते हुए जब ड्राइवर का नाम सामने आया, मोनू सोलंकी, तो किसी को अंदाजा नहीं था कि यही नाम इस मर्डर मिस्ट्री का बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट बनने वाला है। मोनू सोलंकी यूपी के एटा का रहने वाला था, लेकिन पिछले कुछ सालों से नोएडा सेक्टर 82 के पास बरोड़ा गांव में रह रहा था। पुलिस जब उसके घर पहुंची तो शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लगा। घर में उसकी पत्नी थी, 2 छोटी बेटियां थीं और साथ में उसकी बूढ़ी मां भी रहती थी। पहली नजर में पुलिस को लगा कि शायद शक गलत दिशा में जा रहा है, क्योंकि जिस औरत की हत्या की आशंका थी वो तो यहां मौजूद ही नहीं थी। लेकिन तभी पुलिस की नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसने पूरे केस की दिशा बदल दी। मोनू की 2 बेटियों के अलावा घर में 2 और बच्चे खेल रहे थे। पुलिस को यह बात अजीब लगी। जब मोनू की पत्नी से उन बच्चों के बारे में पूछा गया तो उसने जो बताया उसने पुलिस के होश उड़ा दिए। वो बच्चे पड़ोस में रहने वाली प्रीति यादव के थे। प्रीति पिछले 3-4 दिनों से लापता थी और 5 नवंबर 2025 की रात मोनू ही उसके दोनों बच्चों को घर छोड़कर गया था। उसी रात के बाद से मोनू खुद भी गायब था। अब सारी कड़ियां आपस में जुड़ने लगीं। जिस दिन नाले में एक महिला की लाश मिली थी, उसी दिन प्रीति यादव गायब हुई थी। उसके बच्चे मोनू के घर में थे और मोनू खुद फरार था। ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये एक चिलिंग पैटर्न था। पुलिस का शक अब पूरी तरह मोनू सोलंकी पर टिक चुका था। मामला इतना सेंसिटिव हो चुका था कि तुरंत एक स्पेशल टीम बना दी गई और मोनू की तलाश शुरू कर दी गई। लगातार 2 से 3 दिन तक लोकेशन ट्रैक हुई, मुखबिर लगाए गए और आखिरकार पुलिस ने मोनू सोलंकी को दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने प्रीति यादव की पूरी बैकग्राउंड जांची तो कहानी और भी दर्दनाक निकली। प्रीति की शादी कई साल पहले उससे कहीं बड़ी उम्र के व्यक्ति से हुई थी, जिससे उसके 2 बच्चे थे। लेकिन रिश्ते में लगातार विवाद चलते रहे और आखिरकार प्रीति ने अपने पति को छोड़ दिया। अपने बच्चों के साथ वह नोएडा के बरोड़ा गांव में अकेली रहने लगी थी। अब सबसे बड़ा सवाल यह था कि नाले में मिली लाश आखिर किसकी है। पुलिस ने प्रीति के दोनों बच्चों का डीएनए टेस्ट कराया और उस डेड बॉडी के डीएनए से मैच कराया गया। रिपोर्ट आई और उसने पूरे केस पर फाइनल स्टैंप लगा दी। डीएनए 100% मैच हो चुका था। नाले में मिली लाश प्रीति यादव की ही थी। अब सच पूरी तरह सामने था। प्रीति यादव की गुमशुदगी, बच्चों का मोनू के घर मिलना, उसी रात मोनू का फरार होना और फिर डीएनए का मैच होना। हर सबूत चीख चीख कर एक ही नाम ले रहा था, मोनू सोलंकी। पुलिस ने मोनू को गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के बाद जब मोनू सोलंकी से सख्ती से पूछताछ शुरू होती है तो कुछ ही घंटों में उसका पूरा फसाड टूट जाता है। पहले वो इधर उधर की बातें करता है, लेकिन जैसे ही पुलिस सबूत सामने रखती है वो मान जाता है कि 5 नवंबर 2025 की रात उसी ने प्रीति यादव को मिलने के लिए बुलाया था। मोनू बताता है कि वह राधा स्वामी ट्रस्ट की बस चलाया करता था और उसी बस में वह प्रीति को लेकर हाईवे की तरफ निकल गया था। दोनों का प्लान सिर्फ घूमने का था, एक नॉर्मल मीट, ताकि किसी को शक न हो। हाईवे पर जाकर दोनों एक ढाबे पर रुके, वहां बैठकर मैगी खाई, बातें की, हंसी मजाक हुआ। लेकिन यही खुशगवार माहौल कुछ ही मिनटों में नैरो मॉयर में बदल गया। ढाबे से निकलने के बाद बस के अंदर किसी बात को लेकर दोनों में बहस शुरू हो गई। पहले आवाजें ऊंची हुईं, फिर झगड़ा वायलेंट हो गया। मोनू के मुताबिक गुस्से में उसका दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो गया। उसी बस के अंदर रखी कुल्हाड़ी उसने उठा ली और बिना कुछ सोचे समझे प्रीति यादव पर ताबड़तोड़ वार करने लगा। हमला इतना ब्रूटल था कि उसकी गर्दन शरीर से अलग हो गई। इसके बाद भी मोनू नहीं रुका। उसे यह डर सताने लगा कि अगर बॉडी पहचान ली गई तो वह कभी नहीं बचेगा। इसी डर में उसने प्रीति के दोनों हाथ और पैर भी काट दिए ताकि फिंगरप्रिंट से पहचान ना हो सके। उसने उसके सारे कपड़े उतार दिए, मोबाइल और आईडी अपने पास रख ली और पूरी बॉडी को बस में ही छिपाए रखा। इसके बाद मोनू बस लेकर सेक्टर 82 के उसी नाले के पास पहुंचा जहां बाद में डेड बॉडी मिली थी। उसने शरीर को नाले में फेंक दिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। प्रीति का सिर और कटे हुए हाथ पैर वह लगभग 25 किलोमीटर दूर लेकर गया। वहां उसने अपनी ही बस के टायरों से उन्हें बार बार कुचला।
जब तक कि वो पूरी तरह से पिस नहीं गए। उसके बाद उन टुकड़ों को भी अलग अलग नालों में फेंक दिया। यह सब बताते वक्त मोनू का चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था, जैसे वो किसी और की कहानी सुना रहा हो, अपनी नहीं। लेकिन पुलिस के दिमाग में अभी भी सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर मोनू ने पड़ोस में रहने वाली प्रीति यादव की इतनी बेरहमी से हत्या क्यों की, और हत्या करने के बाद उसके दोनों मासूम बच्चों को अपने घर क्यों छोड़कर गया। जब इस बारे में पूछा गया तो मोनू ने जो कहानी बताई उसने इस केस को और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग बना दिया। मोनू ने बताया कि कुछ साल पहले ही प्रीति यादव बरोड़ा गांव में रहने आई थी। वह उसी जीन्स बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करती थी जहां मोनू की मां भी काम करती थी। फैक्ट्री में साथ काम करते करते प्रीति और मोनू की मां की दोस्ती हो गई। इसी वजह से प्रीति का मोनू के घर आना जाना शुरू हो गया। चूंकि प्रीति अपने पति को पहले ही छोड़ चुकी थी और अकेले बच्चों के साथ रह रही थी, इसलिए मोनू से उसकी नजदीकियां बहुत जल्दी बढ़ने लगीं। पहले बातचीत, फिर इमोशनल सपोर्ट और धीरे धीरे यह रिश्ता फिजिकल रिलेशनशिप में बदल गया। मोनू और प्रीति अक्सर अकेले में मिलने लगे, शारीरिक संबंध भी बनाने लगे। करीब 1.5 साल से दोनों का यह सीक्रेट रिलेशनशिप चल रहा था। प्रीति यादव अच्छी तरह जानती थी कि मोनू सोलंकी शादीशुदा है, उसकी बीवी है, 2 छोटी बेटियां हैं और एक परिवार है। वहीं मोनू सोलंकी को भी यह सच्चाई पता थी कि प्रीति ने अपने पति को छोड़ दिया है और उसके भी 2 बच्चे हैं। सब कुछ जानते बूझते हुए भी दोनों इस रिश्ते में आए। पहले बातचीत, फिर नजदीकियां और धीरे धीरे यह रिश्ता शारीरिक संबंधों तक पहुंच गया। करीब 1.5 साल तक यह सब चोरी छिपे चलता रहा। बाहर से सब नॉर्मल दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर एक खतरनाक तूफान तैयार हो रहा था। 2025 में अचानक कहानी का टर्न बदल जाता है। प्रीति यादव मोनू पर दबाव बनाना शुरू कर देती है। वो साफ साफ कहती है कि अब तुम अपनी बीवी को छोड़ो और मुझसे शादी करो। यह बात सुनते ही मोनू सोलंकी पीछे हट जाता है। वो प्रीति से कहता है कि जब मैं तुमसे मिला था तब मैंने तुम्हें अपनी शादी, अपने बच्चे, अपनी पूरी सच्चाई बता दी थी। तुम सब कुछ जानती थी। अब अचानक शादी की डिमांड करना बिल्कुल गलत है। मैं यह नहीं कर सकता। मोनू का साफ इनकार सुनकर प्रीति यादव का रवैया बदल जाता है। अब वो इमोशनल नहीं बल्कि खतरनाक भाषा में बात करने लगती है। वो मोनू से कहती है कि अगर तुम मुझसे शादी नहीं कर सकते तो मुझे 5 लाख रुपए दे दो, नहीं तो मैं सारी सच्चाई तुम्हारे घर जाकर तुम्हारी बीवी को बता दूंगी। तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़कर चली जाएगी और ऊपर से मैं तुम्हारे खिलाफ केस भी कर दूंगी। इन धमकियों के बाद मोनू सोलंकी पूरी तरह से परेशान रहने लगता है। कई रातें उसकी नींद उड़ जाती है। कुछ दिनों तक वह इन बातों को टालता रहता है, बहाने बनाता है, समय खींचने की कोशिश करता है। लेकिन नवंबर आते आते प्रीति का दबाव और ज्यादा बढ़ जाता है। अब वह साफ अल्टीमेटम दे देती है कि या तो जल्दी से 5 लाख रुपए दो या फिर अपनी बीवी को छोड़कर मुझसे शादी करो। मोनू प्रीति से कहता है कि वह न तो शादी कर सकता है और न ही उसके पास इतने पैसे हैं। वह एक साधारण बस ड्राइवर है, 5 लाख रुपए उसके लिए नामुमकिन हैं। लेकिन प्रीति अब किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं थी। गुस्से और नफरत में वो मोनू से कुछ ऐसा कह देती है जिसने उसके अंदर के इंसान को पूरी तरह खत्म कर दिया। प्रीति यादव मोनू से कहती है कि अगर तुम पैसे नहीं दे सकते तो तुम्हारी दोनों बेटियों को रखैल बनाकर उनसे पैसे निकलवा लूंगी। यह शब्द जैसे ही मोनू के कानों में पड़ते हैं, उसका खून खौल उठता है। उसके दिमाग में अंधेरा छा जाता है। उस पल उसे कुछ सही गलत दिखाई नहीं देता। उसकी मासूम बेटियों के बारे में कही गई इस बात ने उसके अंदर की सारी सीमाएं तोड़ दीं। यहीं से मोनू सोलंकी के दिमाग में एक खौफनाक फैसला जन्म ले लेता है। वह तय कर लेता है कि अब प्रीति यादव को जिंदा नहीं छोड़ेगा। वही रिश्ता जो कभी छुपकर चल रहा था, अब एक बेरहम मर्डर की वजह बनने वाला था। 5 नवंबर 2025 की वही रात, जब मोनू सोलंकी अपनी पूरी कहानी का सबसे खौफनाक फैसला ले चुका था, उसने प्रीति यादव को मिलने के लिए अपनी ही बस में बुलाया। बाहर से सब कुछ नॉर्मल दिखाने के लिए दोनों पहले एक ढाबे पर रुके, साथ बैठकर मैगी खाई, ऐसे जैसे कुछ भी गलत होने वाला ही न हो। लेकिन यह सिर्फ एक कवर था। असली तूफान तो अभी आना बाकी था।
ढाबे से निकलने के बाद बस फिर से हाईवे पर दौड़ने लगी। अंदर माहौल धीरे धीरे टेंस होता गया। बातों बातों में फिर वही झगड़ा शुरू हुआ। शादी, पैसे और धमकियों की बातें दोबारा निकल आईं। और इसी वक्त मोनू सोलंकी ने वो कदम उठा लिया जिसकी उसने पहले से तैयारी कर रखी थी। वह पहले ही एक कुल्हाड़ी साथ लेकर आया था। गुस्से और नफरत में अंधा होकर उसने उसी कुल्हाड़ी से प्रीति यादव का गला काट दिया। बस के अंदर चीख तक बाहर नहीं गई। कुछ ही पलों में सब कुछ खत्म हो चुका था। इसके बाद मोनू ने बेरहमी की सारी हदें पार कर दीं। पहचान छुपाने के लिए उसने प्रीति के हाथ और पैर काटे और उसकी डेड बॉडी को अलग अलग जगह ठिकाने लगा दिया। उसे लग रहा था कि अब कोई कभी सच तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन एक पुरानी कहावत है, अगर पुलिस अपने पर आ जाए तो पाताल से भी कातिल को ढूंढ निकालती है। इस केस में शुरुआत में पुलिस के पास कोई सीधा सुराग नहीं था, ना नाम, ना चेहरा, ना पहचान। लेकिन पुलिस ने इस केस को सीरियसली लिया और पूरी लगन के साथ काम किया। जांच के दौरान 5,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई। करीब 60,000 से ज्यादा वाहनों को एनालाइज किया गया। उनमें से 1,100 वाहनों को शॉर्टलिस्ट किया गया और फिर 45 वाहनों तक दायरा सिमटा। आखिरकार उसी बस की जानकारी सामने आई जिसने इस पूरी मर्डर मिस्ट्री का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस की मेहनत काबिल ए तारीफ थी। इसी मेहनत की वजह से यह केस बहुत जल्दी सॉल्व हो गया। मोनू सोलंकी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। सबूत भी एक एक करके सामने आते चले गए। उसकी बस से प्रीति यादव के ब्लड सैंपल्स मिले। नाले में फेंके गए सिर और हाथ पैर के कुछ टुकड़े भी पुलिस को बरामद हो गए। इसके अलावा मोनू और प्रीति की कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स यानी CDR ने भी इस केस में अहम रोल निभाया। अब सारे सबूत एक ही दिशा में इशारा कर रहे थे। कानून की नजर में मोनू सोलंकी का बचना नामुमकिन हो चुका था। यह केस एक बार फिर साबित करता है कि अपराध कितना भी शातिर तरीके से किया जाए, सच ज्यादा दिन तक छुपा नहीं रहता और देर सवेर कानून अपना हिसाब बराबर कर ही लेता है। दोस्तों, यह था क्राइम डायरीज का एक और खौफनाक अध्याय। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने क्राइम डायरीज चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी नवीनतम वीडियो की अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं और नोटिफिकेशन भी ऑन करें। क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।